Good morning, student. It is video number 7 of chapter The Fundamental Unit of Life, Cell, class 9th. And today we discuss two topics. One is cytoplasm and second types of cell, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. यहाँ मैंने ये जो डायग्राम बनाए हैं ये एक्चुअल सेल डायग्राम है, बट अभी फिलहाल आप इस पर कंसंट्रेट मत करो। हम बड़ा सिंपल सा डायग्राम इसकी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेल के बाहर सबसे पहले एक बाउंड्री होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। मैंने शॉर्टकट में लिखा है पीएम मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम मींस सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर एक और पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। हम चाहे तो उसको क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर भी एक फर्दर सर्कल होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और फ्लेक्सिबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल और या फ्लेक्सिबल का मीनिंग है कि इसकी शेप चेंज हो सकती है और ये अपनी मर्जी से सेल के कंटेंट को बाहर जाने देती है और एक्सटर्नल सब्सटेंस को, कंटेंट को सेल के अंदर जाने की परमिशन देती है सिलेक्टिवली, अपनी मर्जी से। ऐसे नहीं है कि कुछ भी सेल का कंटेंट बाहर चला जाएगा या कुछ भी एक्सटर्नल सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको ये परमिशन देगा वही इन और आउट, ठीक है, जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसमें। अब ये इसके अंदर फर्दर जो एक लेयर बनी है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनवेलप मेम्ब्रेन एक ही मीनिंग होता है। इसके अंदर एक और होता है सर्कुलर पार्ट, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं हम, ठीक है। और देखो ये जो इसके अंदर पार्ट बना हुआ है, ये जो लिक्विड इसके अंदर फिल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। फ्लूइड होता है ये। और सिमिलरली ये जो बाहर है इसके अंदर भी एक लिक्विड फिल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सीपी, साइटोप्लाज्म। और यही हमारा टॉपिक है, साइटोप्लाज्म। देखो आप एक इमेजिन करो, आपके पास एक बड़ा बैलून है, उस बैलून के अंदर लिक्विड फिल है और उसमें एक और छोटा सा बैलून है और उस छोटे बैलून में भी लिक्विड फिल है। इमेजिन किया? तो वो जो बड़ा बैलून है आपका वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर वो जो छोटा बैलून है उसका जो सरफेस है वो न्यूक्लियर एनवेलप है और उस छोटे बैलून के अंदर जो लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। समझ में बात? तो यानी न्यूक्लियर एनवेलप जिस फ्लूइड को, जिस लिक्विड को कवर करता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल मेम्ब्रेन जिस लिक्विड को कवर करती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिक्स ना हो, उनको दोनों को सेपरेट कौन करती है? न्यूक्लियर एनवेलप। मैंने बताया भी था न्यूक्लियर एनवेलप में हालांकि थोड़े थोड़े से पोर होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स अवेलेबल होते हैं। वो पोर की थ्रू जिस कंटेंट को, साइटोप्लाज्म के जिस कंटेंट को अंदर जाना होता है तो वो अंदर जाएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म के जिस कंटेंट को साइटोप्लाज्म में आना वो साइटोप्लाज्म में जाएगा। बट जिसको जाना है वही, ऐसे नहीं है कि सभी मिक्स हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जो अलग करती है वो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के दो पार्ट थे, न्यूक्लियर एनवेलप जो मैंने आपको बता दिया उसका वर्क क्या होता है, क्या करना उसका, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अलग करना। फिर हमारा था न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस जो है वो साइट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम और राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। क्रोमैटिन जो थे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते थे जो सेल डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते थे। क्रोमोसोम में दो पार्ट होते थे, एक होता था डीएनए और एक होता था प्रोटीन। डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो वन पेरेंट से अपने चाइल्ड में जाता है, मींस वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है। आई होप ये सब आपको समरी प्रीवियस 6 वीडियोस की समझ में आ गई होगी। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं सिंपल, वो ये कि जो मैंने ये अभी डायग्राम बनाया है सेल का, ये एनिमल सेल का है या प्लांट सेल का है? अगर आपने मेरी प्रीवियस 6 वीडियोस को देखा है और समझा है अच्छे से तो आप इसका आंसर दे सकते हो, नहीं देखा है तो आप शायद इसका आंसर ना दे पाओ। तो मैं आपको टाइम देता हूं, बताइए जल्दी से ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? आप ठीक शायद पहचान रहे होंगे, ये एनिमल सेल है। क्या है ये? एनिमल सेल।
अब आप कहोगे सर कैसे एनिमल सेल है? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है इसका एनिमल सेल और मैंने सेल वॉल भी शो कर दी है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूं अब्सेंट। क्या कर देता हूं? मार्क अब्सेंट। समझ में आई? तो मैंने यहाँ दोनों आपको आंसर दे दिए। ये एनिमल सेल है तो ये सेल वॉल जो मैंने बनाई है ये एक्चुअली में अब्सेंट है, और अगर ये प्रेजेंट होती तो ये प्लांट सेल बन जाती। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो डायग्राम आपको सेल के बना दिए जाए तो आप बता सकते हो कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है। अगर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट है तो वो प्लांट सेल है, बट अगर सेल वॉल अब्सेंट है और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है तो वो एनिमल सेल है। समझ में आई बात? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नजर भी आ रहा होगा आपको साइटोप्लाज्म मैंने क्यों लिखा है, लोकेशन एग्जिस्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैक कलर की और ये जो अंदर की न्यूक्लियर एनवेलप है इसके बीच का जो ये ब्लैक जो लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस बोलते हैं हम इसको। एक्वस लिक्विड होता है, ये ग्राउंड बेसिक मटेरियल होता है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे प्लास्टिड, ठीक है, जैसे लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम्स बहुत होते हैं और भी, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सब भी इसी लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं। जो लिक्विड है ना इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सब सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये एक सेल ऑर्गेनेल्स को हमें एक एक वीडियो में डिस्कस करना पड़ेगा, ये इतने इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ यहां बताया है आपको कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो ये लिक्विड है हम इसका एक बायोलॉजिकली एक नाम दे देते हैं और उसको बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोल देते हैं? साइटोसोल। याद रखना, कभी पेपर में आ जाए व्हाट इज साइटोसोल। साइटोसोल इज द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म अगर पेपर में आता है 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है, आप शायद इसमें से 1 मार्क्स अचीव कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की। तो यहाँ एक्चुअली प्रोकैरियोटिक में दो वर्ड है, प्रो एंड कैरियोटिक। तो प्रो का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। प्रो का मीनिंग होता है ओल्ड और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। सिमिलरली इसमें यू का मतलब है न्यू और कैरियोटिक का मतलब वही है न्यूक्लियस। यानी कि ये अगर मैं सिंपल बनाऊं, पुराना न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस, और ये क्या है? न्यू न्यूक्लियस। देखो हमारी अर्थ पर लाइफ कभी ना कभी पुराने टाइम में स्टार्ट हुई होगी। इवोल्यूशन होता रहता है। इवोल्यूशन समझते हो? चेंजेस होते रहते हैं। चेंज देखो आप 10th क्लास में हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन नाम के चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करोगे। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं। हमें पता है हमारे अंदर जीन्स हमारे पेरेंट्स से आते हैं और हम अपने पेरेंट्स से मैच भी करते हैं, बट एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं। एग्जैक्टली हम कार्बन कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स की। इवन जो दो ट्विन ब्रदर्स या ट्विन सिस्टर होंगे ना, जो जुड़वा भाई जुड़वा सिस्टर्स होती हैं ना, वो चाहे हर चीज में सेम हो, फेस में सेम हो, हाइट में सेम हो, वेट में सेम हो, एक्टिविटीज में सेम हो, बिहेवियर में सेम हो, कोई ना कोई सिंगल चीज होगी जो उसमें डिफरेंट होगी। हर इंसान में एक यूनिक क्वालिटी होती है, उसका यूनिक बिहेवियर होता है जो किसी के साथ मैच नहीं करता है। इसी को बोलते हैं हम इवोल्यूशन। मींस जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है तो उसके बीच में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब चेंजेस जरूरी नहीं है कि चेंजेस अच्छे ही हों, चेंजेस बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है, चेंजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट चेंज आएगा जरूर। उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। आज हम इंसान जैसे दिखते हैं, पुराने टाइम में वैसे नहीं दिखते थे। सिमिलरली जो सेल आज हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे, वैसा नहीं है। सेल स्टार्टिंग में कुछ और था, धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे अंदर उसके अंदर न्यूक्लियस बनने लगा, फिर न्यूक्लियस की बाउंड्री बनने लग गई, है ना। टाइम टू टाइम चेंज हो गया, सेल यहाँ पर पहुंचे, तो सेल के अंदर इवोल्यूशन होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल मीन पुराना सेल, यूकैरियोटिक सेल मीन जो आज का सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो स्मॉल होता है, मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 10 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज हो सकता है। ये यूकैरियोटिक सेल लार्ज साइज सेल होते हैं, मतलब मिनिमम 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज हो सकता है।
नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में वो ये है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मैंने ये नहीं लिखा, मैं लिख सकता था सिंपल न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मैंने लिखा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ध्यान से समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या वाटर के पास अपनी खुद की कोई डेफिनाइट शेप होती है? नो। आप जिस कंटेनर में उसको डालते हो वो उसी की शेप ले लेता है। आप उसे गिलास में डालोगे वो गिलास की शेप ले लेगा, आप उसे बकेट में डालोगे बकेट की शेप ले लेगा, आप उसे जग में डालोगे जग की शेप ले लेगा। मींस वाटर को जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। क्लियर? ठीक है। अब सिमिलरली जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये एक लिक्विड है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप है। क्यों? क्योंकि इसको न्यूक्लियर एनवेलप ने बाउंड कर रखा है। बट अगर न्यूक्लियर एनवेलप ना हो, वो एब्सेंट हो, तो क्या जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका कोई डेफिनेट शेप होगा? उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी होगी? नो। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट लिखने का मतलब है न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है। ठीक है, मतलब जब उस टाइम पे स्टडी किया गया था तो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होगा, बट उसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं थी, न्यूक्लियर एनवेलप उसके पास नहीं था। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियोलस है जो यहाँ मैंने आपको दिखाया है, ये इनमें एब्सेंट होता था, आज के टाइम पे ये प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनल मतलब वही प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसमें एब्सेंट थे और यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट है। क्रोमोसोम मैंने आपको बता ही दिया, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता था जो सेल डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, वो क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होते हैं और आज क्रोमोसोम में वो एक से ज्यादा होते हैं, मैनी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये भी एक्चुअली देखो, ये सबसे सिंपल डायग्राम है समझने के लिए। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ गया है। जब हम एक वीडियो में कंप्लीटली प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कसिंग करेंगे तब आपके पास एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी सेल की। तो फिलहाल ये भी हम एक्चुअल पिक्चर नहीं कह सकते, बट हाँ समझने के लिए सफिशिएंट है। तो ये जो बाउंड्री है ये डिफरेंशिएट कर रही है दो सेल को। इस साइड वाला ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, मेंशन भी है। तो देखो, यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहां देख लो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। समझ में बात? उसके बाद ये जो मैंने छोटे छोटे से डॉट बना रखे हैं, ये एक्चुअली लिक्विड है और जिस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं जिन पे ये ऐसे लाइन सी लगी, इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। होते क्या है बाद में पता चलेगा। ये सेल ऑर्गेनल्स है एक्चुअली। ये जो लार्ज साइज मैंने सर्कल बना रखे लाइसोसोम है। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हम और भी दिखा सकते थे, डजंट मैटर। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल को देखो ध्यान से। प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं न्यूक्लियस नहीं है। ये जो मैंने ऐसे स्प्रिंग शेप में बना रखा है ये डीएनए है। ये जो मैंने ये लेयर बना रखी है ध्यान से देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक रेड कलर की लेयर और है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। फिर इसके साथ साथ एक और लेयर है जो डार्क है, ब्लैक कलर में, थिक है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और ये जो डॉट से थोड़े डार्क और थोड़े बड़े साइज के हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। खैर, आप इन बातों को छोड़ दो, ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये मीनिंग नहीं है मेरा ये डायग्राम बताने का। मेरा डायग्राम दिखाने का बेसिक पर्पस ये है कि देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वो क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। तो याद रखना, पेपर में अगर 1 मार्क्स डेफिनेशन आए, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? अ प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट सेल in which a well defined nucleus is absent. What is eukaryotic cell? Eukaryotic cell is that cell in which a well defined nucleus is present. 1 marks definition है, आप पूछ सकते हो ना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप ये मत लिखना a prokaryotic cell is a small size cell having size 1 to 10 micrometer. No, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये सेकंड पॉइंट है, याद रखना। ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म क्या होता है, दोबारा फिर से बता देता हूं मैं। एग्जांपल मेरा ध्यान से समझ लेना। एक बड़ा बैलून लिया, उस बैलून में लिक्विड फिल किया, उसके अंदर एक छोटा बैलून और डाला, उसमें भी लिक्विड फिल किया।
तो वो जो बड़ा साइज का बैलून है वो है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो लिक्विड है वो है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर वो जो छोटा बैलून है वो है न्यूक्लियर एनवेलप, और उस छोटे बैलून के अंदर जो लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।